हेलो गाइस, दिस शिवम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट। तो सबसे पहली बात ये होता क्या है? तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का यह बताता है कि उस सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं it measures the amount of solute in the solution। ठीक है बच्चों, तो कंसंट्रेशन की मदद से हम लोग क्या मेजर कर देते हैं? सोल्यूट का अमाउंट, किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग जो किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं उसको कितने तरह से मेजर किया जाता है। तो हम लोग कंसंट्रेशन को जो मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन को जो मेजर किया जाता है उसको दो तरह से किया जाता है, टू वेज। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक को हम लोग कहते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन उठता है क्वालिटेटिव एनालिसिस उसे कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसे कहते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बस हमें यह बताता है कि किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा या कम की जानकारी बस ये देता है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मदद से हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम लोग पता कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में कितना है। तो जब सॉल्यूशन में सोल्यूट के एग्जैक्ट अमाउंट की बात की जाएगी तो उसे हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर प्राप्त करेंगे। जबकि अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि भाई इसमें कम सोल्यूट है, इसमें ज़्यादा सोल्यूट है, तो इस तरह के एनालिसिस को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को क्या लिख सकते हैं? तो कहते हैं इट सेज अबाउट relatively less or more amount of solute किसी के रिस्पेक्ट में ये बताएगा कि गिवन सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है या कम है। तो इस तरह के एनालिसिस को हम लोग क्या कह देते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन या गिवन सॉल्यूशन कह सकते हैं। ये इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं, क्या तुम लोग को मैंने बताया भी था, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जा रहा है तो यह भी एक तरह का कंसंट्रेशन इंफॉर्मेशन है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो सोल्यूट है इस सॉल्यूशन में वो कम है। और मैं अगर उसी में कह दूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है सॉल्यूशन में वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा या कम का जो डेफिनेशन होता है बच्चों हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग रिलेटिवली लेस और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की चर्चा करते हैं। उसमें दो तरह का यूनिट हो गया या दो तरह का हम लोग टर्म यूज कर लेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में। एक को कह देंगे हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन, एक को हम लोग कह देंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम होगी उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कह देंगे, जबकि जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह देंगे। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब बात उठती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैंने जैसा कहा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये हमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताएगा कि सॉल्यूशन में कितना है। तो हम लोग कह सकते हैं इट सेज अबाउट द perfect amount of solute in a solution
सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में परफेक्टली कितना है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, मान लेते हैं 100 ml आपको सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसमें कितना है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 1 मोल है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये क्या है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जो बातें होंगी वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में की जाएंगी। ठीक है, और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम लोग 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड in two types of unit, यानी कि 2 तरह के यूनिट की चर्चा हम लोग इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कर सकते हैं। तो एक को हम लोग कह देते हैं बच्चों फिजिकल यूनिट, और एक को हम लोग कह देते हैं केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट और एक हम लोग कंसंट्रेशन के पढ़ लेंगे केमिकल यूनिट। ठीक है बच्चों, तो एक हो गया फिजिकल यूनिट और एक हो गया केमिकल यूनिट, और यही कंसंट्रेशन यूनिट हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट ही पढ़ना है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बातें करनी है। अब फिजिकल यूनिट में हम लोगों को कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, केमिकल यूनिट में हमने कौन से यूनिट पढ़नी है, मतलब देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ग्राम पर लीटर, जिसे तुम लोग स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। स्ट्रेंथ, कहीं बोला जाए स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए तो इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम पर लीटर निकालने की बात की जा रही है। दूसरा, अब परसेंटेज टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज टर्म्स, जिसमें तुम लोग को आ जाएंगे 3 तरह के होते हैं, जैसे परसेंट W/V आ जाता है बच्चों इसमें। दूसरा टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं परसेंट V/V पढ़ लेते हैं हम लोग बच्चों इसमें, और एक हम लोग पढ़ लेते हैं परसेंट W/W। ये 3 तरह के यूनिट हम लोग परसेंटेज में पढ़ लेंगे। ठीक है, और तीसरी बात जो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं वो है मास फ्रैक्शन। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 तरह के यूनिट हम लोग फिजिकल यूनिट में पढ़ लेंगे। जबकि केमिकल यूनिट में हम लोग को जो पढ़ना होता है, एक तो हम लोग पढ़ लेते हैं मोलैरिटी, दूसरा उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ लेंगे इसमें नॉर्मैलिटी, कैपिटल N। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी, जिसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं मोल फ्रैक्शन। काफ़ी सारे ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिससे तुम लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए सबको अच्छे से पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन, 5वां हो जाता है आपका पार्ट पर मिलियन, जिसे हम लोग ppm भी कह देते हैं। फिर एक हो जाता है आयनिक स्ट्रेंथ हो जाता है, आयनिक स्ट्रेंथ हो जाता है। तो बेसिकली ये 6 केमिकल यूनिट हैं। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, म्यू कहते हैं। तो आप लोगों को पढ़ना क्या है, फिजिकल यूनिट में ये सब पढ़ने हैं और केमिकल यूनिट में ये सारे पढ़ने हैं। फिजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जिसमें ग्राम मिलीलीटर की बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट, और जिसमें हम लोग मोल ग्राम इक्विवेलेंट इस सब के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल यूनिट। जब आपको बता दूं, अमाउंट के बारे में जब बात की जाती है तो फिजिकल यूनिट में ग्राम मिलीलीटर ये सब चीज़ें आती हैं, जबकि केमिकल यूनिट में मोल और ग्राम इक्विवेलेंट आता है। तो मोल और ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो केमिकल यूनिट है अमाउंट के लिए, जबकि ग्राम मिलीलीटर ये सब क्या है, फिजिकल यूनिट है किसी भी सब्सटेंस के लिए, के मेजरमेंट के लिए। तो फिजिकल यूनिट में वैसे ही चीज़ें आ रही हैं, वैसे यूनिट ही इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें ग्राम और मिलीलीटर इन्वॉल्व होगा, और केमिकल यूनिट में वैसे ही चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं जिसमें मोल और ग्राम इक्विवेलेंट इन्वॉल्व होगा। तो बच्चों हम लोग इसको 1 बाय 1 सारे को स्टडी करेंगे, इससे हम लोग का कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले एक बात और नोट करके बताता हूँ बात। वैसा कोई भी कंसंट्रेशन का यूनिट, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम, वह हमेशा
टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑल द वॉल्यूम डिपेंडेंट वॉल्यूम डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम टर्म आ जाएगा, जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम टर्म आ जाएगा, तो ऑल द वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स आर, क्या कह सकते हैं सुन लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि टेम्परेचर अगर बदल जाएगा तो कंसंट्रेशन भी बदल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि अगर मान लो टेम्परेचर हम लोग डिस्टर्ब कर दें तो वॉल्यूम भी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का बदल सकता है। अब वॉल्यूम चूंकि किसी सब्सटेंस का बदल सकता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि उसका तो कंसंट्रेशन ही बदल जाएगा, क्योंकि वैसा कोई भी यूनिट जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है हम लोग क्या कह सकते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। यानी कि टेम्परेचर के बदल जाने से वॉल्यूम बदल जाएगा और वॉल्यूम के बदल जाने से उस कंसंट्रेशन यूनिट की वैल्यू बदल जाएगी। तो इस बात को हम लोग आगे देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चंस भी रहते हैं आप लोगों को। अब आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल यूनिट। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिकल यूनिट बेसिकली खत्म करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हम लोगों को क्या पढ़ना था, स्ट्रेंथ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला क्या पढ़ना है, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, या फिर इसको सिंबॉलिकली ग्राम पर लीटर भी कह देते हैं। ये होता क्या है, ये बताता है कि 1 लीटर में सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में कितना होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अमाउंट मेजर करना है सॉल्यूट का किसमें बच्चों, इन ग्राम, प्रेजेंट इन 1 लीटर, या फिर इसको तुम 1000 ml भी कह सकते हो ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी मात्रा ग्राम में होगी, या सॉल्यूट जितना ग्राम होगा वही उसका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ कहलाएगा। जैसे मैं एक कह दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको दो, जैसे बच्चों 2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। अगर मान लो किसी सैंपल के ऊपर यह बात लिखा हुआ है कि 2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब समझोगे, इसका मतलब समझोगे कि अगर सॉल्यूशन 1 लीटर है तो अगर 1 लीटर है तो सॉल्यूट की मात्रा, तो सॉल्यूट यहां पे कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो सॉल्यूट की मात्रा जो होगी उसमें 2 ग्राम होगी। अब इसी में हमें एक क्वेश्चन बना दिया है कि भाई 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट्स है। 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन आपके पास है, इस स्ट्रेंथ का इतना सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है देन फाइंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 500 ml सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि 500 ml सॉल्यूशन में आखिर कितना सॉल्यूट होगा। तो मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर 2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि अगर 1000 ml होगा तब ना 2 ग्राम होगा सॉल्यूट। तो अब मुझे तो यहाँ 500 ml ही है बच्चों, इसका हम लोग कह सकते हैं कि 1000 ml में आपको कितने हो जाते हैं, 2 ग्राम सॉल्यूट। तो 500 ml में कितने हो जाएंगे भाई, इसका आधा हो जाएगा, 1 ग्राम। तो जिन्होंने डायरेक्ट बताया बहुत अच्छी बात है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यहाँ पे यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको तुम लोग फॉर्मूला भी बना सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी तो वही काम किया, आपको वेट ऑफ सोल्यूट निकालना था, वेट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना था। तो अब क्या होगा, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वॉल्यूम आपका 500 ml है, तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। 0.5 लीटर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 0.5 लीटर मल्टीप्लाई 2, स्ट्रेंथ आपका 2 दिया हुआ है, तो आपको ऐसे वैल्यू 1 आ जानी है। तो हम लोग देख चुके हैं क्या स्ट्रेंथ या फिर ग्राम पर लीटर क्या होता है। उसका हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज देख ले जरा, परसेंटेज। एक बात इसमें और, अच्छा ये खुद से सोचो, बताओ क्या स्ट्रेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? क्या टेम्परेचर के बदल जाने से स्ट्रेंथ में फर्क आएगा? तो बोलेंगे यस, फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, लीटर आ रहा है। तो चूंकि स्ट्रेंथ एक वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है, इसलिए यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, यानी कि यह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज में जो सबसे पहला आता है बच्चों, वो हम लोगों ने देखा था परसेंट W/V का क्या मतलब होता है। परसेंट W/V का मतलब होता है कि जैसे हम लोग आगे देख रहे हैं कि परसेंट W है और फिर V है। ये W जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मास का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो V है, ये वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बच्चों। तो परसेंट W/V क्या बताता है? ये बताता है इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी मात्रा ग्राम में होती है उसे हम लोग परसेंट W/V कह देते हैं। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देकर बताऊं कि जैसे लिखा हुआ कहीं तुम्हें मिले 15% W/V, चलो ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन, यानी CaOCl इंटू Cl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इंटू Cl सोल्यूशन आपको दिया हुआ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl इंटू Cl। तो 15% W/V ब्लीचिंग पाउडर का आपके पास सोल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब आप समझेंगे, कहीं भी आपको ये लिखा रहे तो इसका क्या अर्थ आपको समझ में आएगा? इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर 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 वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो 100 ml होगा, तो जो ब्लीचिंग पाउडर उसमें होगा CaOCl2 भी उसमें लिख देते हैं कहीं कहीं पे, CaOCl2 की जो मात्रा होगी उसमें वो 15 ग्राम होगी। तो अगर आपको 15% W/V कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि अगर सॉल्यूशन 100 ml होगा तो 15 ग्राम उसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर होगा। अब मान लो ऐसा वाला तुम्हें 1000 ml सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें पता है कि 100 ml में 15 ग्राम होने हैं, तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे, तो 150 ग्राम हो जाएंगे बच्चों। तो इसको हम लोग फॉर्मूला से भी देख सकते हैं क्या, परसेंट W/V इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये जो आपको बताएगा, ये बताएगा परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V आपको कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके फॉर्मूला परसेंटेज W/V के। अब ये से तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, चूंकि ये वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होगा ही होगा। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं क्या, परसेंट W/V के बाद हो जाता है परसेंट W/ या V/V पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, जनरली परसेंट W/V का जो इस्तेमाल होता है तो वो मेडिसिन या फार्मेसी भी तुम देख सकते हो, तो वो भी बात लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यूजेज होता है इन मेडिसिन। तुम किसी मेडिसिन में देखोगे उसके कंपोजिशन में, तो ये आपको W/V भी दिख जाएंगे। इन मेडिसिन
या फिर कह सकते हैं एंड फार्मेसी कह सकते हैं। फार्मेसी में इस टर्म का काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तुम कोई भी सिरप का बॉटल या कुछ भी तुम देखोगे तो उसमें दिखेगा तुम्हें कि उसमें लिखा हुआ है V/V, W/V, इस तरह से लिखा रहता है। तो इस तरह का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं, मेडिसिन में, फार्मेसी में, बहुत सारे जगह पे परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड वाला, परसेंट V/V, परसेंट V/V। तो यहाँ पे ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, जो कि दोनों वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए तुम लोगों को, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर के बदलने से यह बदल जाएगा। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर present in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट जितना ml होगा वही उसका परसेंट V/V कहलाएगा। इसका मतलब तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि सॉल्यूशन भी लिक्विड होना चाहिए और सोल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ये उस तरह के सॉल्यूशन में यह यूनिट काम आएगा जहां पे सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड बने या फिर सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। तो ये तुम्हारे के लिए कब काम आएंगे? इट इज यूजफुल फॉर लिक्विड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, लिक्विड हो, वहीं पे ये तुम्हारे क्या होंगे, काम आएंगे। अब ये उसी तरह से मैं पिछले एग्जाम्पल के साथ दिखा सकता हूं आपको, कहीं लिखा रहे 10% V/V H2SO4 सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब समझोगे? तो जैसा कि मैंने कहा 10% V/V है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि अगर 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 सॉल्यूशन अपना 100 ml है तो इसमें जो H2SO4 की मात्रा होगी वो 10 ml ही होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर 100 ml होगी तब 10 ml होगी। अब मान लो तुमसे दे दिया कि भाई नहीं, हमें 10 ml इस तरह का सोल्यूशन है, इस तरह का सोल्यूशन आपके पास 10 ml ही है, उसमें बताओ कितने H2SO4 लगे होंगे। तो उसमें जो H2SO4 लगे होंगे उसकी जो मात्रा होगी कितनी हो जाएगी? तो 100 में 10, तो 10 में कितना हो जाएगा? 0.1 ml। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि इसका कंसंट्रेशन यूनिट का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है, लेकिन ये कब होता है? जब ये 100 हो। अब ये जितना दे 200 रहे तो ये 10 हो जाएगा, 10 से जब 20 हो जाएगा, 500 हो तो ये 50 हो जाएगा। तो जैसा आपको कंसंट्रेशन यूनिट दिया रहता है बच्चों, उसके हिसाब से आपको ये सोचना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब इसका भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं कि परसेंट V/V इज इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों? फॉर्मूला किसके लिए? परसेंटेज V/V के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्या होता है, परसेंटेज W/W का क्या मतलब होता है। परसेंटेज W/W क्या मतलब होता है? तो चूंकि देख लो, सबसे पहली बात, यहाँ दोनों में से कोई वॉल्यूम नहीं है, तो सबसे पहली बात ये आपके पास क्या ऐसा यूनिट आ रहा है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी टेम्परेचर घट जाए बढ़ जाए उससे इस यूनिट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन जेई में, मेडिकल में पूछे जाते हैं कि भाई 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आपको बस ये देखना है कि जिसमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं परसेंटेज W/W क्या है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये भी वेट, ये भी वेट, हम लोग कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट होगा वही उसका परसेंटेज W/W कहलाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोग एक एग्जांपल दे दे तुमको, जैसे मैं लिख दूं
5% W/W कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब समझोगे? कहीं भी ये बात लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि अगर सॉल्यूशन तुम्हें 100 ml दिया गया है, अगर सॉल्यूशन 100 ml दिया गया है, अगर 100 ml ज्यादा दिया गया है तो नहीं, 100 ml अगर दिया है तब की ये गणना की जा रही है, देन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100 ml नहीं, 100 ग्राम होगा बच्चों। यहाँ पे जिन्होंने सोच लिया होगा वो अच्छी बात है। देन कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 5 ग्राम होगी। ठीक है बच्चों, 5% W/W कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उसे 5 ग्राम होगी। यानी कि मान लो अगर कोई कह दिया कि नहीं मेरे पास इस तरह वाला 1 लीटर सोल्यूशन है या 1 केजी सोल्यूशन है, हम लोग कह सकते हैं 1 केजी ही मानेंगे यहाँ पे। अगर कोई तुमसे कहे कि इस तरह वाला मेरे पास 1 केजी सोल्यूशन है तो बताओ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो हमें पता है कि अगर 100 ग्राम होगा तो 5 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 50 ग्राम हो जाएंगे। तो मुझे ये रेफरेंस पता है। अब इस तरह का सॉल्यूशन जितना भी अमाउंट में तुम्हें दे दे तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। परसेंटेज W/W इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें बच्चों? ग्राम में। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें बच्चों? ग्राम में। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से, तो ये जो बातें होंगी बच्चों वो किसकी होंगी? परसेंटेज W/W की। तुम्हें परसेंटेज W/W दिया है और मान लो कोई भी 1000 ग्राम या 500 ग्राम या 750 ग्राम जो सोल्यूशन दिया गया है और उसमें तुम्हें सोल्यूट की मात्रा पूछ दे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा परसेंटेज की वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/W को इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो परसेंटेज W/W जो है उसमें हम लोग देखा कि दोनों मास पे बातें होती हैं। ठीक है, इसका जो बेसिकली यूज होता है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है। सो तो अगर तुम लिखना चाहो इसका यूजेस कहाँ होता है, इस इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम लोग बेसिकली W/W का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आपको उसमें मेडिसिन में भी दिख जाएगा, फार्मेसी में भी आपको ये दिख सकता है। अब इसके बाद मैं एक बात लास्ट कह रहा हूं, दैट इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन का मतलब होता है हाउ मच इन वन, हाउ मच इन वन, एक में कितना को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। केमिस्ट्री में फ्रैक्शन का वर्ड अगर कहीं आता है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि एक में कितना सोचना है। जिसी तरह से अगर कह दिया मास फ्रैक्शन तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि 1 ग्राम में कितना। बोल दिया मोल फ्रैक्शन तो 1 मोल में कितना। तो ठीक है, इसको हम डिफाइन अगर करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट in gram present in 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही उस सॉल्यूशन का मास फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि मास फ्रैक्शन इज 0.25, 0.25 मास फ्रैक्शन ऑफ लिख दूं HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कह दिया। इसका मतलब क्या समझेंगे कि HNO3 सॉल्यूशन, इस तरह का जो HNO3 सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन का 1 ग्राम अगर आप ले लेंगे तो उसमें देन उसमें आपको HNO3 की जो मात्रा होगी वो 0.25 ग्राम ही मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग देखें कि अगर मास फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो सॉल्यूशन के 1 ग्राम होने पे सॉल्यूट की मात्रा जितनी होगी वही उसका मास फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब मास फ्रैक्शन हम लोग एक में निकालते हैं तो मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालिए और सॉल्वेंट का निकालिए और दोनों को जोड़िए तो आपको इसमें 1 आ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लेते हैं HNO3 अगर 0.25 ग्राम है और अगर मान लेते हैं सॉल्यूशन अपना वाटर में बना हुआ है तो खुद से सोचो इसमें H2O कितना रहा होगा। तो 1 में 0.25 ग्राम अगर H2O रहा होगा तो 0.75 ग्राम क्या रह गए होंगे?
वाटर रह गए होंगे। इसका मतलब मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का और मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जब भी जोड़ा जाएगा वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। और इसका अपना कोई यूनिट नहीं होगा, माने इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होगा, मास फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं इसका फॉर्मूला अगर बनाने चाहें तो मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट में सॉल्यूशन से मास में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मास फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर मास फ्रैक्शन जो आपको लग रहा होगा वो देखिए, वो मास फ्रैक्शन और परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू थोड़ा एक जैसा लग रहा है ना, तो दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मास फ्रैक्शन को हम रिलेट कर लें कि मास फ्रैक्शन भी भाई डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के टर्म में आ रहा है, वेट बाय वेट है, और हम लोगों ने देखा था परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में भी क्या हो रहा था, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 100 हो रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बात क्या, कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन इंटू 100, है ना बच्चों। क्योंकि हम लोग जानते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से हम लोग मास फ्रैक्शन भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात और, किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट को किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट में बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाई भी है, भी बाई भी है, या फिर मास फ्रैक्शन है, या फिर स्ट्रेंथ है, तो किसी भी यूनिट को किसी में तुम बदल सकते हो, बस उसके लिए आपको हो सकता है डेंसिटी की रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है बच्चों। अब मास फ्रैक्शन भी देख रहे होगे तुम लोग, क्या वो मास डिपेंडेंट है, वो वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक नोट करके बात उठ सकती है यहाँ पे क्या, कि भाई मास फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम लोग कह सकते हैं मास फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है ही नहीं। जब चूंकि मास फ्रैक्शन में वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होनी है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा बच्चों कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में, क्या होता है कंसंट्रेशन यूनिट्स, कितने तरह के एनालिसिस हम लोग करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 2 तरह के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, एक हम लोग फिजिकल यूनिट कहते हैं, एक हम लोग केमिकल यूनिट कहते हैं। फिजिकल यूनिट में टोटल हम लोगों ने 5 पढ़ा, एक ग्राम पर लीटर पढ़ा, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पढ़ा, डब्ल्यू बाय भी पढ़ा, भी बाय भी पढ़ा, और मास फ्रैक्शन भी पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोगों का खत्म होता है मास फ्रैक्शन, और उसके साथ साथ खत्म होता है फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल यूनिट। तब तक के लिए धन्यवाद।